आगे बढ़ेंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। इसके तहत गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जाएगी। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई हैं। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र वितरित करेंगे। इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। कल निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण के एसआईआर की घोषणा की थी। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम होगा। इस चरण में असम को छोड़कर वे 4 राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर का काम होने जा रहा है, उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक 15.44 करोड़ मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि बंगाल में 7.66 करोड़, तमिलनाडु में 6.41 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़, राजस्थान में 5.48 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाता शामिल हैं। तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। ऋषि, दूसरे चरण जिसका इंतजार था घोषणा का, वो घोषणा कर दी गई है। जिस तरह से राज्यों की सूची तैयार की गई है, इस प्रक्रिया में किस चीज को आधार बनाया गया है, किस तरह से जो पारदर्शिता है और ज्यादा सुनिश्चित हो रही है? देखिए रमा, अब देश के सामने तकरीबन 51 करोड़ जो मतदाता हैं, उनकी एक तरीके से स्क्रूटनी हो जाएगी इस एसआईआर 2.0 के माध्यम से। हम जानते हैं कि एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उनको शामिल किया गया है और अधिकांश में जिसमें कि अगले वर्ष जिसमें चुनाव होने, असम को छोड़कर उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो बिहार में एसआईआर कराने के बाद चुनाव आयोग ने जो अपना तजुर्बा कहें या वहाँ से जो इनपुट्स उनको मिले, उसके आधार पर कुछ तब्दीलियां भी की हैं, जिसका कि मतदाताओं को सीधा फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये कि एन्यूमरेशन फॉर्म के समय, जैसे कि बिहार में हो रहा था, उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते थे, लेकिन अब कोई भी डॉक्यूमेंट उस समय देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है लिंकिंग का। अगर किसी भी मतदाता की लिंकिंग, यानी कि उसका वजूद कहाँ पर है और उसके परिवार के, यानी कि माता पिता या परिवारीजनों का स्टेटस क्या था 2003 से पहले, तो उसके लिए भी उन्हें कुछ खास परेशानी का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, उनके लिए अब दस्तावेज देने होंगे और इसका साफ मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो लोग या तो 2 जगह जिनके मतदाता सूची में नाम है या जिनकी उम्र नहीं है, इसके बावजूद मतदाता बन गए हैं, यानी कि 18 वर्ष नहीं हुए हैं, या नागरिकता की शर्त को पूरा नहीं करते हैं, या किसी अपराध की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया है, तो इन सब बातों को आयोग इस एसआईआर के माध्यम से देश के सामने स्पष्ट करना चाहता है। क्योंकि देश की एक बड़ी राजनीतिक दल पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया और चुनावों में कहा कि मतदाता सूची में इस तरीके की शिकायतें उन्होंने देश के सामने रखी। आयोग इस मसले पर चाहता है कि जिस तरीके से 2003 में एसआईआर बड़े स्तर पर हुआ था, उसको इस बार पूरे देश में लागू करके, हालांकि हम जानते हैं जैसे कि 2008 में दिल्ली में हुआ था, तो अलग अलग जगहों के अलग अलग एसआईआर की डेट्स हैं, लेकिन चूंकि अब ये एक ही वर्ष में हो जाएंगे तो अगले 20 वर्ष तक के लिए, जैसे कि कहा जा रहा है, जो नागरिकता या जो मतदाता सूची का जो उसकी सेक्रेट लिस्ट कहा जाता है, उसको अगर बनाए रखने की बात है, वो ज़्यादा समय तक रख पाएंगे। तो ऐसे में इस सूची के बनने के बाद ये कहा जा सकेगा कि जो
वास्तविक रूप से मतदाताओं की सूची है उसमें वो ही है, ना कि उसमें डुप्लीकेसी है, बाहर के लोग हैं। बिहार में ऐसे तमाम आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि जैसे कि वहाँ पर जो मतदाताओं की सूची में महिलाओं की संख्या कुछ जगहों पर ज़्यादा थी, बाद में देखा गया कि वह महिलाओं की संख्या वहाँ कम है। तो इस तरीके से एसआईआर के जो फायदे हैं, जो मतदाता सूची है, चूँकि डेमोक्रेसी की बेसिक ही है, अगर मतदाता सूची अगर सही नहीं होगी तो वो आगे का जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो कैसे सही मान ली जाए। तो ऐसे में इस सूची का पवित्र होना, सही होना और जो चुनाव आयोग का काम है, दो काम है, एक तो मतदाता सूची तैयार करना और दूसरा मतदान कराना। तो इसके लिए जो पहला काम है उसको ज़्यादा दुरुस्त करना चाहता है चुनाव आयोग। बिल्कुल ऋषि, और इससे एक बड़ी सुविधा मतदाताओं को ये होने जा रही है कि मतदाता सूची में अगर नाम है तो किसी डॉक्यूमेंट की उसमें जो जरूरत नहीं है। मतदान केंद्रों पर मतदान के समय कई बार इस तरह की दिक्कत आती थी लिस्ट में नाम होने को और डॉक्यूमेंट को लेकर, तो उससे जो है एक बड़ी सुविधा मिलती हुई दिखाई दे रही है और सभी के लिए मतदान जो है और अच्छे से सुनिश्चित हो रहा है। एक शिकायत फ्री जो है बूथ जो है बनाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, शिकायत मुक्त सूची बनाने का ही लक्ष्य है और हमने देखा था तमाम चुनावों को कवर करते समय कि मतदाता जब बूथ पर जाते थे बोलते थे हमारे पास एपिक कार्ड है लेकिन सूची में नाम नहीं है। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां भी हो जाती थी और एक एक मतदाता दो दो जगह पर होने की भी कई बार तमाम खबरें आई। वीडियो इस तरीके के हैं कि एक व्यक्ति दो जगह वोट डाल रहा है या तीन जगह वोट डाल रहा है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, ये जो गड़बड़ियां हैं, ये होनी नहीं चाहिए लोकतंत्र में और इसी को दुरुस्त करना आयोग की प्राथमिकता है। और ऐसे में जब ये सूची दुरुस्त हो जाएगी तो किसी के पास भी ये शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा कि उसके साथ उसकी सूची में नाम नहीं है, क्योंकि सभी का नाम भी आ जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है रमा, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सूची में नाम नहीं आ पाया है, किन्हीं कारणों से, उनको भी शामिल करने का मौका मिलेगा। और इस प्रक्रिया में भी जो अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, अलग अलग फॉर्म के माध्यम से अलग अलग तरीके के समाधान चुनाव आयोग ने इसमें पहले से ही नियम बना रखे हैं। तो ऐसे में और ख़ास तौर से इस बार एक और इस एसआईआर के दूसरे चरण में ये बात सुनिश्चित की गई है कि इसी दौरान एसआईआर की शुरुआत से ही जो नए मतदाता हैं उनको भी शामिल करने का प्रोसेस होगा। हालांकि बिहार में अलग से किया गया था, लेकिन उनको इसी प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे नए मतदाता जुड़ेंगे। मतदाता सूची की शुद्धता है उसे तो उदाहरण भी बनाया गया क्योंकि जीरो दावा उसके अंदर था। इस पे जो विभिन्न कई जगह से आपत्तियां आई थी तो उनका भी एक समाधान मिलता है और उनके कितनी वो तार्किक थी ये भी सबके सामने आ जाता है। बिल्कुल, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग ने कहा था कि जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, उसके बाद जो आपत्तियों के लिए जो समय दिया गया था उसमें बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि सिर्फ एक अपील आई, आपत्ति भी नहीं आई। क्योंकि पहले आपत्ति आती है, उसके बाद अगर वो आपत्ति का निराकरण नहीं होता है तो फर्स्ट अपील जो कि डीएम के पास होती है, सेकंड अपील जो सीईओ के पास होती है और ईआरओ के खिलाफ होती है वो। तो पहली बात तो ये कि बिहार में एक भी आपत्ति ईआरओ के लेवल पर नहीं आई, जो कि बेसिक है। अगर किसी को शिकायत है तो पहली वो शिकायत ईआरओ के पास ही जाएगी और उसका निपटान जब नहीं होता है तो डीएम के पास जाना होता है। लेकिन सीधे शिकायत कर दी गई, आपत्ति नहीं की गई और उसको भी आयोग के जो अधिकारियों के साथ हमारी बात हो रही थी कल, तो उन्होंने कहा कि हमने उसको भी सुलटा दिया और उसका समाधान कर दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिहार में एक मापदंड स्थापित हुआ है कि एसआईआर क्यों ज़रूरी है और एसआईआर की वजह से जो सूची है वो कितनी सही वहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है। जी रमा। बिल्कुल, दूसरे चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है जो अपने आप में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ऋषि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।